ये बहुत ही कम समय में, और खासकर इसका पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, बहुत ही कम समय में इंडिया को ग्लोबल प्लेयर डिक्लेयर कर दिया गया। आज रशिया के मुंह पे ये कहने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को है कि वो जा करके ये बोल दे कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय डिप्लोमेसी का है, बातचीत से हल करने का। आप बहुत करेंगे, 10-15 हजार लोगों को मार देंगे, लेकिन अगर दुनिया चाह जाएगी कि आपको सक्सेसफुल नहीं होने देना है, तो सक्सेसफुल नहीं होने देना है। तो इंडिया रशिया के साथ एक उनका बहुत जब से आजादी मिली है, एक बहुत बढ़िया एक रिलेशनशिप रहा है। अब सिर्फ आईपीएल देखो नहीं, बल्कि अपना ओपिनियन देकर जीत सकते हैं ढेरों इनामात सिर्फ और सिर्फ lotus365.in से। जब आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिलेंगे ढेरों क्वेश्चंस, जैसे कि हु विल विन द मैच, हु विल विन द टॉस। जैसे ही यहाँ पर आपको 50+ क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको अपना आंसर बताकर आप जीत सकते हैं ढेरों इनामात। इन प्राइजेस को जीतने के लिए आप अभी जाएं इनकी वेबसाइट पे lotus365.in, खुद को रजिस्टर करें और पाएं 365 बोनसेस, और इसके साथ साथ 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी आपको मिलेगी। यहाँ पर खेलते हैं 10 मिलियन से ज्यादा यूजर्स। यहाँ क्रिकेट के अलावा है 200 से ज्यादा मुख्तलिफ क्वेश्चन, जिसका आंसर देकर आप जीत सकते हैं बहुत ज्यादा प्राइजेस। और निजामुद्दीन सिद्दीकी, काजल अग्रवाल, उर्वशी रुटेला, सुनील शेट्टी और नेहा शर्मा, इन जैसे सेलिब्रिटी स्टार जो हैं वो इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो देर किस बात की है, अभी जाइए इनकी वेबसाइट lotus365.in और अपने आप को रजिस्टर करें और जीतिए ढेरों इनामात। Hi viewers, this is me Ribaha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। सर, बहुत शुक्रिया हमारे व्यूअर्स के लिए आपने टाइम निकाला। नमस्ते, आदाब रिबाहा जी, आपके साथ शो करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। इट्स एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज। थैंक यू सो मच। सर, मेरे आज के प्रोग्राम का जो बेसिकली सवाल है वो ये है कि यूक्रेन पर G20 के इत्तेफाक राय क्यों नहीं है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? रिबाहा, देखिए, अब आप आज देखें G20 का जो गठन है या G20 का जो पर्पस है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, इन दोनों के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट है। ये जो मतलब यूक्रेन और रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट और G20 का जो पर्पस है, G20 एक इकोनॉमिक फोरम है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट का फोरम है, या कह लें इसका एक पर्पस है, एक इसका थीम है जिसके लिए G20 का फॉर्म किया गया है। आपको पता होगा कि दो तरीके की इंटरनेशनल रिलेशंस में दो तरीके की बॉडीज होती हैं। एक होती है जो इनफॉर्मल होती है, दूसरी होती है ट्रीटी बेस्ड। तो G20 एक इनफॉर्मल बॉडी है, इसका कोई ट्रीटी नहीं है एज सच, और इसकी कोई एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन आप अगर देखें यूनाइटेड नेशन चार्टर को, तो यूनाइटेड नेशन चार्टर एक ऐसा फोरम है जो इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर को, जो प्रेजेंट इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर है, उसको कार्व आउट करता है। स्पेशली आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ द यूएन चार्टर रीड विद आर्टिकल 2 क्लॉज 7 ऑफ द यूएन चार्टर, विच इज द पार्ट ऑफ the principles of the UN Charter as enshrined under Article 2 thereof। मतलब मेरे कहने का है कि आर्टिकल 2 क्लॉज 4 को देख लें आप, आर्टिकल 2 क्लॉज 7 को देख लें, और ये जो आर्टिकल 2 में जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं यूएन चार्टर के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स है, ऑन विच जो इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर या इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर या इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर आप देख लें जो जो एग्जिस्ट करता है, वो यूनाइटेड नेशन चार्टर पे है। तो सही फोरम इस मैटर को डिस्कस करने का यूनाइटेड नेशन चार्टर होना चाहिए, यानी कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा क्रिएट किए गए संस्थान होने चाहिए। अब अगर आप आर्टिकल 25 देख लें या आर्टिकल मेरे ख्याल से 10 देख लें ऑफ यूएन चार्टर, आर्टिकल 25 में ये कहते हैं यूएन चार्टर के कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने की। मगर सिक्योरिटी काउंसिल की फंक्शनिंग का मेथड दिया हुआ है, यानी कि कोई रिजोल्यूशन उनको इफेक्टिवली अगर पास करना है, वो मेथड आर्टिकल 27 में दिया हुआ है। अब उस मेथड में दो तरीका है कि एक है सब्सटेंटिव मैटर पे डिस्कशन, एक है नॉन सब्सटेंटिव मैटर पे डिस्कशन, और उसमें फिर वीटो पावर आ जाता है जिसके थ्रू सिक्योरिटी काउंसिल कोई रिजोल्यूशन पास कर सकता है या नहीं कर सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप देखें G20 इज नॉट द अप्रोप्रिएट फोरम फॉर कंडमनेशन ऑफ एनीथिंग, फॉर रशिया के कंडमनेशन के लिए।
वॉर से रिलेटेड, आर्म कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल में जाने चाहिए। सारी दुनिया के ने इस पे एग्रीमेंट किया हुआ। यूएन चार्टर का पर्पज ही वही है। आप अगर उसका प्रेम्बल पढ़ लें तो उसका पर्पज भी यही है। अब आप ये मुझसे कह सकते हैं कि सर सिक्योरिटी काउंसिल में तो रशिया भी मेंबर है तो वीटो कर देता है, तो वो इस वजह से मैटर आगे नहीं जा पाता। तो उसके लिए भी है एक जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 377A है मेरे ख्याल से, जिसको यूनाइटेड फॉर पीस रिजोल्यूशन कहते हैं। उसमें यह है कि यदि सिक्योरिटी काउंसिल किसी वजह से, स्पेशली अगर वीटो की वजह से, अगर वो डिसीजन नहीं ले पा रही है, तो आप अगर आर्टिकल 9 या 10 पढ़ेंगे यूएन चार्टर का, तो उसमें यह लिखा है कि जनरल असेंबली जो है, इट कैन डिबेट एंड डिस्कस ऑल द मैटर, right, all the matter including those matter which otherwise is the primary responsibility of the security council. So having said that, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सारा कंसेंसस इसलिए नहीं हो रहा है, पहला कि G20 का फोरम एप्रोप्रिएट नहीं है। सबसे पहले लोग ये कह रहे हैं कि भाई हम रशिया पे बात ही क्यों करें जब हम बात करने आए इकोनॉमिक मैटर्स की, because G20 represents 66% or 70% of the world population and approximately 75 to 80% of the world wealth, यानी कि दुनिया की 2/3 से के बराबर आबादी और दुनिया की 75 से 80% के बराबर का धन, ये 20 देशों के पास है, ठीक है ना। तो अब उनका ये कहना है कि भाई जो रशिया के समर्थन वाले ग्रुप में, वो ये कहने कि भाई ये फोरम नहीं है, इस पे आप ना, आप यूएन चार्टर में आए ना, आप सिक्योरिटी काउंसिल में उठाए ना मैटर को, आप जनरल असेंबली में आए, यूएन के फोरम पे आए, यहाँ कहाँ मैटर को उठा रहे, क्योंकि आप इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है या इकोनॉमिक जो मेजर्स हो सकते हैं एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करने के, वो नहीं हो पाएगा, वो भी डिरेल हो जाएगा। तो इसलिए कंसेंसस नहीं है। और दूसरी चीज की जो रशिया है वो वेस्ट ब्लॉक के साथ उनका फेवर नहीं है, लेकिन जो नॉन वेस्टर्न ब्लॉक है, यानी कि यूरोप और अमेरिका के अलावा के जो कंट्रीज हैं, वो रशिया को कंडेम नहीं करना चाहते, क्योंकि यूएस ने खुद कई ऐसे वॉर लड़े हैं जिसपे उनके अगेंस्ट कोई कंडेमनेशन नहीं आई। आप देख लें, उन्होंने इराक को तबाह बर्बाद किया, उन्होंने अफगानिस्तान में इन्वेड किया, उन्होंने लीबिया में इंटरवेंशन की। इस तरीके से जितने भी वेस्ट एशिया के ममालिक हैं उनपे उन्होंने काफी इस तरीके की इंटरवेंशन करके, और वो आर्म कॉन्फ्लिक्ट या इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट जो यूक्रेन और रशिया में हो रहा है वो किया है। अगर आप ये कह रहे हैं कि भाई टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंतर्गत नॉन कॉम्प्रोमाइजेबल है, यानी कि एक बार टेरिटरी बन गई, अब उसको नहीं आप वॉयलेट कर सकते हैं, तो फिर आपने क्यों किया था ये इराक पे वॉर, आपने क्यों किया था अफगानिस्तान पे अटैक? आपके जस्टिफिकेशन रहे होंगे, मगर आप सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू आ सकते थे। आपने क्यों किया लीबिया में इंटरवेंशन? इस तरीके से आप कई कंट्रीज में आप अक्सर बमबारी कर देते हैं, और कई कंट्री आपने बर्बाद किए हैं। आप देख लें अगर पहले का रिकॉर्ड, तो ये कोरिया में गए, ये वियतनाम में गए, ये कई जगह पे गए। तो रशिया ये कह रहा है कि भाई आप करो तो ठीक है, और हम करें तो हमने इंटरनेशनल लॉ वायलेट कर दिया, हमने यूएन चार्टर वायलेट कर दिया। तो देखिए, एक इंटरनेशनल रिलेशन में एक थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म की, मतलब आप जो रियलिटी अपने दिमाग में रखते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो, वही रियलिटी आपको दिखती है, समझ रहे हैं ना। तो पॉइंट वही है कि कंसेंसस इसलिए नहीं है कि वेस्टर्न ब्लॉक दुनिया से कटा हुआ है। वेस्टर्न ब्लॉक हर चीज अपने नजरिए से देखता है, दूसरों की सेंसिटिविटी नहीं देखता। जैसे आप देख लें, आपका मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान की अपनी सेंसिटिविटीज हैं, पाकिस्तान के अपने इंटरेस्ट हैं, तो आप अगर पाकिस्तान से बात करेंगे तो उनकी सेंसिटिविटीज और इंटरेस्ट को भी तो ध्यान में रखेंगे ना। तो आप अगर उनको एकदम साइडलाइन कर दें तो कोई कैसे बात कर पाएगा आपसे। उसी तरीके से आपको रशियन सेंसिटिविटीज का ध्यान रखना पड़ेगा, और इन सेंसिटिविटीज के ध्यान रखते हुए ही आपको सोल्यूशन देना पड़ेगा। और G20 में दुनिया ये नहीं दिखना चाहती है, या G20 में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के अलावा जो कंट्रीज है वो नहीं दिखना चाहती है अमेरिका के साथ। सऊदी अरबिया देखिए, अभी उन्होंने जाकर के रशिया के साथ वो मीटिंग करी है। ओपेक जो है वो ऑयल प्रोडक्शन को कट कर रहा है, नहीं वो जो अमेरिका चाहता है उस तरीके का ऑयल प्राइस को मेंटेन करने के लिए मेजर्स ले रहे हैं। तो कंसेंसस इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी तक वेस्ट ने वो किया जो वो चाहता रहा। अब जब दूसरा करे तो भाई वो गलत है, आप करें तो वो सही है। आपका न्यूक्लियर वेपन है तो बहुत बढ़िया है, ईरान के पास है तो खराब है। आपके पास, आप अगर दूसरे की कंट्री में बम मार रहे हो तो बहुत अच्छा है, कोई और मार रहा है तो वो बहुत खराब है। ये डुअलिज्म की वजह है कि भाई आप अब आप चाहते हो कि इंडिया भी सैंक्शन लगा दे रशिया के ऊपर और सब सैंक्शन लगा दे, लेकिन जब चाइना गलवान में भारत के अंदर घुस आया था
तब तो आपने कोई सैंक्शन नहीं की, तब तो आप ये चिल्ला नहीं रहे थे सारी दुनिया में, ये जितने भी न्यूज़पेपर है उन्होंने तो कोई नहीं बड़े-बड़े आर्टिकल चलाए, ये क्या हो गया, हाय तौबा, इंडिया की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, मतलब सिर्फ यूक्रेन की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी है, इंडिया की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी नहीं है। अगर वो आप कह लो कि भाई एलएसी है, वो टेरिटोरियल एलएसी तो है ना, डिफैक्टो तो टेरिटरी है ना, जब तक उस पे पीस रह रहा था। अब आप चला आया गलवान में, तो आपने क्या कर दिया था? तब आप कौन सा इंडिया के साथ खड़े हो गए थे? तो क्यों खड़ा हो इंडिया आपके साथ जब आपके घर में ये बातचीत हुई है? या तो आप खड़े होते, फिर आप चाइना से अपना कट ऑफ कर देते। आज आप इंडिया से कह रहे हो कि उनसे ऑयल मत लो, उनसे ये मत लो, तो आप भी चाइना से सामान बंद कर देते, चाइना का सारा इंपोर्ट बंद कर लेते। आपने तो नहीं किया। आपको अपने लोगों को चीप प्रोडक्ट चाहिए तो आप सेंसिटिव हो, लेकिन हमारे लोगों को हम ऑयल जो है वो इतना महंगा कर दें कि हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन है वो 50% भाग जाए। भैया हमारी पॉपुलेशन है, उसको हमें खिलाना है, उसको हमें एक रीजनेबल रेट पे खिलाना है। हम नहीं अफोर्ड कर सकते। ये आपकी आपकी प्रॉब्लम है, हमारे रशिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज द रियलिज्म, दिस इज द रियलिज्म ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। या आप अपनी कॉन्फ्लिक्ट को आप समझिए, आपका दुश्मन हमारा दुश्मन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है जी, इसलिए कंसेंसस नहीं है। अच्छा सर, मेरा यहाँ पर एक और सवाल है कि यूक्रेन जो जंग है उसमें इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं वो किस तरह मुतासर हो रही हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे और इस पर इंडिया का क्या रोल, क्या कहेंगे? देखिए इंटरनेशनल रिलेशन, देखिए अगर आप तो जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है इंटरनेशनल रिलेशन का वो है यूएन चार्टर। और अगर आप थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद से जो बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था वो यूनिपोलर हो गया। अब मल्टीपोलैरिटी जो है ना वो राइज पे है, ठीक है ना, मल्टीपोलैरिटी राइज पे है और वेस्ट एक डिक्लाइन पे है। तो अब रशिया भी कोई बहुत बड़ा मेजर पावर तो नहीं रह चुका है ना आज की डेट में। रशिया यूएस के सामने या नेटो के सामने तो कोई पावर नहीं है, मगर रशिया ने यूक्रेन के अंदर जा करके और ये जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू किया, उसने एक बात तो प्रूव कर दी कि ये वेस्ट जो है वो नहीं कंट्रोल कर सकता आर्म कॉन्फ्लिक्ट को अपने मन के मुताबिक, ठीक है ना। तो दी जनरल आइडियाज की जो कंट्रीज हैं इनका जो बिहेवियर है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो कॉन्फ्लिक्ट की मिनिमाइजेशन के लिए होता है, या उनको कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट दिखता है तो उस प्रॉफिट के लिए होता है कि भाई इससे मुझे ये लाभ होने वाला है, तो वो उसके लिए जाते हैं। अब पुतिन के लिए ये एक मैटर ऑफ प्राइड बन चुका है कि अगर वो ये वॉर नहीं जीतते हैं तो फिर वो अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, ठीक है ना। जेलेंस्की के लिए ये एक क्वैगमायर है, एक दलदल है, वो इसलिए कि जेलेंस्की नेटो के भरोसे पे थे। यूक्रेन, आपको पता होगा, यूक्रेन एक न्यूक्लियरली इक्विप्ड मुल्क हुआ करता था। जब अलग हुआ रशिया से तो उनके न्यूक्लियर वेपन सरेंडर करा दिए गए थे, उन्होंने न्यूक्लियर वेपन रख दिए थे। तो आज यूक्रेन जो है वो नेटो की तरफ देख रहा है, ईयू की तरफ देख रहा है कि भाई आप हमारी हेल्प कीजिए। तो अब अगर नेटो और ईयू जो है वो उस तरीके का हेल्प उनको नहीं दे पा रहे थे जैसी जेलेंस्की की उम्मीद थी। जेलेंस्की को उन्होंने कहा ये तुम्हारी लड़ाई है, ये तुम लड़ो, हम तुम्हें वेपन दे देंगे, हम तुम्हें रुपया पैसा दे देंगे और तुम अपने यूक्रेन को बर्बाद कर दो। तो ये जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो मल्टीपोलैरिटी आई है, जिसने नेटो जैसे पावरफुल कंट्री को भी, ये नेटो जैसे, सॉरी कंट्री बोला मैंने, नेटो जैसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम रशिया के अगेंस्ट में जाएं या ना जाएं। न्यूक्लियर वेपन एक डेटरेंट है, इसने वापस से एस्टैब्लिश कर दिया कि आज भी न्यूक्लियर वेपन्स की यूटिलिटी जो है वो बरकरार है। क्योंकि वन ऑफ द रीजंस नेटो अंदर नहीं जा रहा है क्योंकि वो ये फियर कर रहे हैं कि रशिया न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करेगा। क्योंकि अगर रशिया न्यूक्लियर वेपन नहीं होता रशिया के पास, तो रशिया को इतना बड़ा फोर्स नहीं है कि वो नेटो के सामने टिक सके, इकोनॉमिकली इवन फिजिकली। मगर यही है कि आप देख लें इसमें कि दुनिया ने डिसाइड किया कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होगा। उन्होंने यूक्रेन को कहा ये तुम्हारी समस्या है, तुम लड़ो। उन्होंने कहा ये अफगानिस्तान बना देंगे तो अफगानिस्तान बना दो, या इराक में जो जब अमेरिका घुसा था डेजर्ट स्टॉर्म में, तो इराक में जो हालत थी वो हो गया था। इन्होंने कहा कि रशियन घुस गए हैं, अब इनका निकलना मुश्किल कर दो। और ये इसके लिए यूक्रेन के लोगों को कह रहे हैं आप मारो, जैसे कि तालिबान और अफगानिस्तान लड़ा अमेरिका से, वैसे ही आप लड़े, मारे, हम आपको वेपन्स की और पैसे की कमी नहीं होने देंगे। यही वो कर रहे हैं। अब ये जेलेंस्की को डिसाइड करना है कि क्या वो नेटो के लिए इतना ज्यादा इच्छुक है कि वो अपनी कंट्री को कम से कम जो एरियाज में अमेरिका, आज भी मैंने पढ़ा खुरासन के एरिया में, या खुरसान उसको कहते हैं,
वहां पे रशिया पिछले 2 दिन से पाउंडिंग ऑफ बॉम्बिंग कर रहा है, भाई इतने बम मारे उसने, वो पूरा वो शहर तहस नहस हो गया। अब आप सोचिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस की बेसिक स्टडी का पर्पज ये कि कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज कैसे हो। आज कोई स्ट्रक्चर दिख नहीं रहा। ये जो स्मॉल रिलेशंस है, जैसे अजरबैजान और उसके बीच में लड़ाई हुई, आर्मेनिया के बीच में, दुनिया कुछ नहीं कर पाई। अजरबैजान ने जो उनका इलाका था, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उस इलाके को उन्होंने कंट्रोल किया, आर्मेनिया से वापस छीना। न तो रशिया ने कुछ किया, न तो ईरान और दूसरे कंट्रीज भी उनकी फेवर में आए। तो एक ये चीज हो रही है कि दुनिया जो है ना वर्ल्ड वॉर 3 को नहीं देना चाहती। अब एक जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 हुआ था कि एक के नाम पे सारे देश एक दूसरे से लड़ गए, वैसा नहीं हो रहा। अब वो कह रहे हैं कि यदि आप किसी देश में घुस गए, अगर हम आपको रोक नहीं पाएंगे तो हम वहां के लोगों को देंगे पैसा और वेपन, वो लड़ेंगे आपसे, आपका जीना आराम कर देंगे। तो दिस इज अ न्यू फिनोमिना कि ये एक जो अमेरिका सेंट्रिक या रशिया सेंट्रिक वर्ल्ड पावर हुआ करते थे, जो उनके अंदर एबिलिटी थी, वो धीरे धीरे घट हो रही है। इंडिया का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए क्योंकि इंडिया एक ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यानी कि कई शक्ति के केंद्र हैं, उनमें से इंडिया भी एक शक्ति का केंद्र है। और इंडिया को पहले बहुत हद तक कहा गया कि ये रीजनल शक्ति है। रीजनल शक्ति का मतलब है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट और वेस्ट एशिया और इसके आसपास के इलाकों में इनका इन्फ्लुएंस चलेगा, इसके आगे इनका इन्फ्लुएंस नहीं चलेगा। लेकिन अब ये बहुत ही कम समय में, और खासकर इसका पूरा क्रेडिट मोदी जी को जाता है, बहुत ही कम समय में इंडिया को ग्लोबल प्लेयर डिक्लेयर कर दिया गया। आज रशिया के मुंह पे ये कहने की ताकत सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को है कि वो जाकर के ये बोल दे कि ये समय युद्ध का नहीं है, ये समय डिप्लोमेसी का है, बातचीत से हल करने का। आप बहुत करेंगे, 10-15 हजार लोगों को मार देंगे, लेकिन अगर दुनिया चाह जाएगी कि आपको सक्सेसफुल नहीं होने देना है, तो सक्सेसफुल नहीं होने देना है। तो इंडिया रशिया के साथ एक उनका बहुत, जब से आजादी मिली है, एक बहुत बढ़िया एक रिलेशनशिप रहा है। और मोदी ने ये, जब आप मोदी का पहला कार्यकाल देखें तो मोदी ने अमेरिकन उसको जो जॉइंट हाउस था उसको संबोधित करते हुए कहा था कि समय आ गया है कि अब इंडिया और अमेरिका को हेजिटेशन को झिझक कर करके अब नए रिश्ते की आगाज करनी चाहिए। जब ये स्टेटमेंट दिया था तो रशिया बहुत ज्यादा बेचैन हुआ था कि अगर इंडिया जाकर के एकदम पार्टनरशिप ले लेता है अमेरिका के साथ, तो फिर रशिया की सिचुएशन बहुत कमजोर हो जाएगी, क्योंकि फिर चाइना ही एक उनका अलाई बनता है और चाइना पे उतना ट्रस्ट नहीं करते जितना वो इंडिया पे करते हैं। तो इंडिया का रोल धीरे धीरे मोदी जी ने इसको बहुत अच्छे से प्ले किया। उन्होंने एक एस्ट्यूट स्टेट्समैन की जो है वो दिखाई एबिलिटी कि उन्होंने रशिया को भी नहीं दूर जाने दिया, बल्कि जो रशिया के मन में भय था कि इंडिया साइड हो रहा है वेस्ट के साथ, उसका उल्टा उन्होंने कर दिया कि जयशंकर वेस्ट के अगेंस्ट में खड़े हो गए और मोदी वेस्ट के अगेंस्ट में खड़े हो गए कि भाई आपके हिसाब से हम दुनिया को नहीं देखेंगे, दुनिया को हम अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है ना, कि हमारी जरूरत, तो जैसे आपके यहाँ पे देखिए, आपका जो मुल्क है उसने भी एक अच्छा डिसीजन लिया, पाकिस्तान की इसके लिए तारीफ की जानी चाहिए कि वो कह रहे थे कि हम भाई रशिया से सस्ता तेल लेंगे। ये अलग बात है कि रशिया बेचता नहीं बेचता, और वो आपके सुना था कि रिफाइनरी की कैपेसिटी है नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, मगर एक स्टेप तो लिया ना। अब ये प्रॉब्लम थी कि चूंकि आपकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन कमजोर है तो आप वेस्ट के सामने उस तरीके से खड़े नहीं हो पाए। बट आई एम श्योर कि आपके यहाँ भी लोगों को समझ आ रही है और लोग इस हिसाब से करेंगे, उस जैसे मोदी जी ने किया। तो इंडिया एक रीजनल पावर से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के बाद ग्लोबल पावर के रूप में आ गया। पूरा का पूरा यूरोप, देखिए ग्लोबल पावर का मतलब है रिकॉग्निशन फ्रॉम यूरोप। अफ्रीका के देश आपको रिकॉग्नाइज करेंगे नहीं, क्योंकि अफ्रीका में जितने देश है इंडिया ऑलरेडी उनका लीडर है। जैसे अभी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक, यूनाइटेड नेशन में स्टैटिस्टिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है या उनका कोई सब ऑर्गन होगा, उसमें इलेक्शन हुआ कि कौन उसका मेंबर बनेगा। ठीक है, इंडिया ने उसमें एप्लीकेशन दिया, 120 में से 112 वोट मिल गए इंडिया को। और आप देखें यूनाइटेड नेशन की जितनी भी ये इस तरीके की वोटिंग होती है, इंडिया उसको लीड करता है। और अफ्रीका से ऐसे कॉन्टिनेंट और एशिया कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज होते हैं वो इंडिया के बिहाइंड खड़े होते हैं। मगर वेस्ट जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करता, अनफॉर्चुनेटली आपको सुपर पावर माना नहीं जाता। इस बार आपने भी देखा होगा कि नोबेल प्राइज के जो डिप्टी लीडर थे उन्होंने भी ये कहा कि मोदी जी ने एक बहुत स्पेशल रोल प्ले किया है रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में, और हम चाहते हैं कि मोदी जी जो है वो और भी कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करें, जिसको कि अमेरिकन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जो स्टेट रिप्रेजेंटेटिव आते हैं उन्होंने भी कहा कि अगर इंडिया रोल प्ले करना चाहता है तो हम वेलकम करेंगे।
अभी कल यूक्रेन के डिप्यूटी लीडर आई थी, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया एक विश्व गुरु है और हम तो चाहते हैं कि इंडिया की इसमें ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी इन्वॉल्वमेंट हो और इंडिया उसमें आए, रोल दे, हमें भी G20 में आने और बैठने का मौका दे। तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद मोदी और साहब की जो विदेश नीति है, जो फॉरेन पॉलिसी है, उसने इंडिया को रीजनल पावर से स्ट्रेट अवे ग्लोबल पावर बना दिया, स्ट्रेट अवे। कि रशिया जैसी पावर से बात करने का अगर मादा आपको चाहिए और रशिया जैसी पावर के अगेंस्ट में आपको खड़ा होना है, तो आप इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। और जब तक रशिया एक पावर रहेगा, इंडिया ग्लोबल पावर के रूप में रहेगा। और 1950 तक या 2050 तक, सारी आज 23 चल रहा है, 2021 से 27 साल में, और मैं उतना दिन तो होपफुली जिंदा रहूंगा ही, जब इंडिया, चाइना और अमेरिका, यही 3 वर्ल्ड की इकोनॉमी होंगी जो कि रिचेस्ट इकोनॉमी होंगी। समझ रही हैं आप? तो इंडिया को इस कॉन्फ्लिक्ट ने, इट हैज कैटापोल्टेड इंडिया टू अ ग्लोबल लेवल एज वर्ल्ड लीडर। मोदी हैज एस्टैब्लिश्ड इंडिया एज अ कंट्री जो कि आने वाले समय में विश्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिना इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के, पार्टिसिपेशन के, सजेशन के, और उनके पार्टिसिपेशन के बिना, कंसल्टेशन के बिना दुनिया के डिसीजंस नहीं लिए जाएंगे। अच्छा सर, ये रशिया और यूक्रेन जो वॉर चल रही है, इसका क्या फ्यूचर आउटकम होगा, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका रिभा जी, इससे लगता है आजकल आप बहुत पढ़ रही हैं। ये क्वेश्चन जो है, इसको जवाब देना बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि अब फ्यूचर आउटकम तो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अब ये समर आ गया है तो रशिया ने अपनी ऑफेंसिव बढ़ा दी है एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि विंटर था तो उन्होंने अपनी ऑफेंसिव को कम कर दिया था। और तो उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि सॉरी, रशिया ने अपनी ऑफेंसिव को बढ़ा दिया है। अब ये जेलेंस्की के ऊपर है कि वो उसको कितना खींचना चाहते हैं। क्या वो अफगानिस्तान बना करके ही दम लेंगे कि एजुकेशन खत्म हो जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आधा से ज्यादा खत्म हो चुका। तो वॉर में होता क्या है, वॉर में 2 चीज का, जानों से ज्यादा, क्योंकि जाने जानी है तो जाएंगी, अब क्या कर सकते हैं, उससे ज्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का तबाह बर्बादी हो जाता है। जब ये वॉर खत्म होगा तो यूक्रेन किस रूप में दिखेगा? पावर सेक्टर खत्म, इरिगेशन खत्म, घर में जो वाटर सप्लाई होती है खत्म, सीवेज सिस्टम खत्म। आपने छोड़ा, उसका जो रिकंस्ट्रक्शन होगा उसका पैसा कौन देगा? अब अगर ये बिजनेस है, अब IBRD देखे, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, शायद इसके लिए बिजनेस बने। ये कई बार तो लोग कहते हैं कि ये वॉर इकोनॉमी है, पहले एक जगह जाओ, वॉर करो, तबाह बर्बाद कर दो, फिर अपने कॉन्ट्रैक्टर को लेके आओ, उनको वही कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ये सब बनाने के लिए। तो इस तरीके से इसको कहते हैं आपका मिलिट्री इंडस्ट्रियल गठजोड़। तो आप कह लें कि मुझे 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 जो लगता है कि जेलेंस्की को 1-2 कदम पीछे लेना चाहिए, बात करें, अब वो इंगेज करे रशिया को भी इंगेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से अगर कोई नहीं खींचेंगे तो ये रशिया के लिए वो बन जाएगा अफगानिस्तान, और जेलेंस्की के लिए ये बन जाएगा इराक। लेकिन ये होगा कि एक फ्यूचर जो है 2-3 जनरेशन का खत्म हो जाएगा। अब जो बच्चे हैं वो स्कूल जा रहे होंगे, उनका रिजल्ट आ रहा होगा, यूनिवर्सिटी जा रहे होंगे, MBBS के जो वहाँ स्टूडेंट थे वो सारे के सारे स्टूडेंट भाग के इंडिया आ गए, और जो भी और दूसरे कंट्री के भी थे वो भी भाग गए। आपको पता होगा इंडिया ने बहुत हेल्प करी थी पाकिस्तान की उसमें, बस में। पाकिस्तान के बच्चों ने भी उसको शुक्रिया कहा था। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे और आपके बीच में इस तरीके के पीपल टू पीपल कॉन्फ्लिक्ट हो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो, आपका देश भी तरक्की करे, आप भी चाहती हैं, हम भी चाहते हैं। तो यही है। तो ये आपको इसका फ्यूचर तो नहीं बताया जा सकता आज की डेट में कि कहाँ जाएगा, मगर ये है कि वी एक्सपेक्ट कि दोनों में से दोनों लीडरों को समझ में आए, क्योंकि दोनों तो पीछे नहीं हट रहे। अगर रशिया पीछे नहीं हटता तो ये डर हुआ कि वो इनके लिए अफगानिस्तान बन जाएगा। अगर यूक्रेन पीछे नहीं हटता तो यूक्रेन को चाहिए क्या, वो एक ऐसे देश में रहे होंगे जो उजड़ चुका होगा, जो इराक बन चुका होगा, जो सीरिया बन चुका होगा। क्या फायदा? अपने बच्चों को क्या देंगे आप? वो स्कूल कॉलेज नहीं बचे। अभी आज यूक्रेन ने इंडिया से 50 स्कूल बसें मंगवाई है, मोदी जी ने भेजी हैं। आपने पता नहीं वो न्यूज पढ़ा कि नहीं पढ़ा? और ये मैंने देखा था।
सर मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि इज यूरोप डिवाइडेड एज टू द नेटो रोल इन यूरोप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपने पूछा है। आई मीन अगेन वेल डन, आजकल आप रिसर्च कर रही हैं। यस, ऐसा लग तो रहा है, हालांकि इसके कोई अभी जिसे कहते हैं कॉन्क्रीट एविडेंसेस तो नहीं मिले हैं। लेकिन अगर आपने देखिए रिसेंटली जो जर्मनी की लेफ्ट पार्टी की जो डेप्यूटी लीडर है, नाम भूल रहा हूं, अभी उन्होंने नेटो को कहा था कि कुछ दिन पहले की बात है कि आप अपना न्यूक्लियर वेपन हटाइए और यूरोप से चले जाइए, क्योंकि आपकी वजह से यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जर्मनी में बेचैनी तो है कि ये जो पूरा यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, इस कॉन्फ्लिक्ट के सेंटर में क्या है? यही है ना कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन इन यूरोप जो हुआ, पुतिन उसको कहा कि मत आइए, आप एक समय तक, एक समय के या एक ज्योग्राफिकल एरिया तक रुक जाइए। तो ये नहीं होता। जैसे आप पाकिस्तान हैं, आपके अगर आसपास हम एक दुश्मनों का वो हो जाए घेरा, तो आप डरेंगे ना। इंडिया के आसपास दुश्मनों का पूरा घेरा हो जाए तो डरेंगे ही। तो भाई रशिया वाले भी डर रहे हैं, क्योंकि नेटो और रशिया दे डू नॉट सी ईच अदर आई टू आई। तो पुतिन बार बार कह रहा था, वो पूरा एक सीरीज ऑफ पिछले 20-25 साल से नेगोशिएशन चल रही है कि भाई नेटो में नहीं जाना है। अब ये जेलेंस्की ने जिद किया, उसके बाद ये पहले ही ये भी शक है कि अमेरिका ने वहां पे जो है रिवॉल्यूशन करवाया था, ये ऑरेंज रिवॉल्यूशन यूक्रेन में करवा के, और उनके जो प्रो रशियन लीडर थे उसकी जगह जेलेंस्की को बैठवा दिया। तो देखिए और देखिए डिवीजन, जर्मनी कह रहा है कि निकल जाओ, और फिनलैंड ने जाकर के नेटो में जो भैया अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, नेटो की मेंबरशिप दे दी। तो आप बताइए, यू आर रबिंग सॉल्ट ऑन द वुंड वाला जो बात है ना, कि आप घाव पे नमक छिड़क रहे हैं। तो इससे क्या लगता है कि पुतिन और चुप हो जाएगा? पुतिन और कंटिन्यू करेगा, और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट। यू आर सिंपली पुटिंग, जिसे कहते हैं ना कि आग में घी डालने का काम करे। यू सिंपली गिविंग मोर व्हाट यू कॉल फ्यूल टू द कन्फ्लैग्रेशन। क्यों करना है ऐसा भाई? अगर आप, वो नेटो ही एक प्रॉब्लम है, नेटो से क्या मिल रहा है मुझे तो समझ में नहीं आता। NATO as a tool has always been misused by the West to destroy countries, especially in West Asia. पहले वो वियतनाम में घुसे, फिर वेस्ट एशिया में, जहां ये गए उन्होंने तबाह बर्बाद किया। हालांकि ये है कि वियतनाम तो बन के संवर गया, वेस्ट एशिया नहीं बन के संवरा। तो बिल्कुल डिवीजन है। नेटो ने अब अपने आप फिनलैंड को शामिल कर लिया है, मेरे ख्याल से स्वीडन भी शायद शामिल हुआ है, कि मुझे बिजीनेस है। लोग देख रहे हैं कि नेटो की वजह से रशिया और गुस्साएगा और वॉर बढ़ेगी। और यूरोप की समस्या है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्योंकि रशिया से जो पेट्रोल आता है, और सॉरी गैस आता है, और जो ऑयल आता है, उससे उनकी यहाँ पे प्राइस स्टेबल रहती है। अब आपका जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप देख रही हैं जितने ये जायंट टेक कंपनीज हैं वो सारे के सारे फायर कर रहे हैं लोगों को, एम्प्लॉयमेंट गिर रहा है, लोगों के लिए सिचुएशन वर्स टू बैड टू वर्स होती जा रही है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि यस, एक डिवीजन तो है, और एक मेरे ख्याल से बेचैनी है अब लोगों के अंदर, क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि रशिया के साथ थोड़ा सा तो गलत हुआ है। लेकिन अब वही है, देखे ये कैसे प्ले आउट करता है, इसका कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है, क्योंकि ये लेफ्ट पार्टी के लीडर ने कहा है, जर्मन की तरफ से कोई ऑफिशियल तो आया नहीं है स्टेटमेंट की वो नेटो को कह रहे हैं बाहर निकलो। बट दो एक्शन दिख रहा है, जर्मनी कह रहा है बाहर जाओ, फिनलैंड कह रहा है मुझे ज्वाइन कराओ, फिनलैंड को ज्वाइन करा लिया। तो स्प्लिट तो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं। जी सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और आपकी थॉट्स बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होती हैं और बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लगता है सुनकर। और व्यूअर्स, आप अपने राय का इज़हार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा, और हमें दी इजाज़त। थैंक यू सो मच।